हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम मैकेनिक्स पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। नीट के लिए 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम इसको डिटेल में समझाएंगे और शॉर्ट में करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम का है और दोनों में फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। अब इस क्वेश्चन को हम एक एक करके करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि इफ अ ब्लॉक मूविंग एट एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ थीटा 30 डिग्री, मतलब ये है कि कोई भी एक प्लेन ही है, इंक्लाइन प्लेन, देखिए इतना बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन, साफ साफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो है ये यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टार्टिंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू दैट इज एनीवेयर 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है पर सेकेंड, और ये बॉडी रुक जा रही है 0.5 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब यहां पे इसका हम इस डायग्राम को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल के रखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्चुअली जब ये रुक रही है तो डेफिनेटली हमारा रिटार्डेशन होगा और डीएक्सेलरेशन होगा। सिंपल ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ पे v हमारा 0 है, ये -5 और ये 0.5, तो ये a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक का हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, निगेटिव वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन के साथ ही है। अब एक चीज याद रखिए, कोई भी बॉडी अगर है यहाँ पर तो सीधे ये इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, mg। और हमने यहाँ पे इंक्लाइंड जो एंगल बना है यहाँ पे मींस mg जो है हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। इसके हमने 2 कंपोनेंट्स लिए। एक कंपोनेंट हमारा ये होगा mg cos, ये हमारा थीटा है, 30 डिग्री है, ये 30 होता है, ये भी 30 होता है, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। अब ये हो जाएगा mg, अगर mg है तो mg cos 30। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं उससे आपको पता होगा कि हम अगर हम एक्स वाई कंपोनेंट पे करते हैं, ये हमारा होगा ये mg और sin 30। अब अभी हमें 2 फोर्स और चाहिए, एक हो गया और 2 हो गया। जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, F फोर्स से ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, तो डेफिनेटली जब बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नीचे की तरफ काम करेगा, एंड दिस इज द F। mg cos 30 है, ये हमारा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो एक चीज क्लियर हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा हो गया mg एंड cos 30, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। गौर से देखते रहिए डायग्राम को। अब बॉडी F को ऊपर हम लेके जा रहे हैं, तो इस बॉडी को ऊपर जाने के लिए 2 फोर्सेस को काउंटर करना पड़ता है, 2 फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है, तब ये बॉडी ऊपर जाती है। एक ऑलरेडी जो mg sin 30 है, mg sin थीटा से बना है, तो ये जो mg sin 30 डिग्री है वो हमेशा जो इंक्लाइन स्लोप है उसके पैरेलल काम करता है। तो वो तो हमेशा अपोज करेगा, mg sin थीटा जब भी काम करेगा तो पैरेलल करेगा स्लोप का, और हमेशा बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करता है। इसलिए एक अपोजिंग फोर्स तो हमारा mg sin 30 हो ही गया। अगर बॉडी नीचे आती तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर काम करता, लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है, क्लाइंब अप, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा के साथ काम करेगा, तो प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F। अब यहां पे देखिए mg sin 30, और आप सबको मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू r, जहां पे म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू आर, यहाँ पे म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है।
अब ये फोर्स है, मास m पे लग रहा है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m है। और यहां पे क्या हुआ, mg sin 30 और प्लस म्यू, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 के बराबर है। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन म्यू आर होता है, आर हमेशा mg के बराबर नहीं होता है। mg अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो आर हमारा mg के बराबर है। अगर इनक्लाइन प्लेन पे है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा हो जाता है। तो यहां पे हमारा हो गया म्यू mg cos 30। अब देखिए m यहां भी है, m यहां भी है और m यहां भी है, तो हमने m को निकाल के कैंसिल कर दिया, तो क्या मिल गया, m a इक्वल टू g sin 30 अब प्लस म्यू g cos 30। अब एक चीज मैं आपको लिख देता हूं, अगर डायरेक्ट जब एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया और इतना करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट एक कैसे लिख दे, पहले हम g एंड sin 30 अब प्लस म्यू cos 30। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप चाहे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, a इक्वल टू g एंड दैट इज sin थीटा अब प्लस म्यू cos थीटा। डायरेक्ट एक्सप्रेशन के लगा सकते हैं इस फॉर्मूला को, अगर आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो डायरेक्ट, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी एक कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया। हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में नॉर्मल रिएक्शन पूछ देता, कुछ भी सवाल इसमें से छोटा सा पूछ देता, इसलिए हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब अगर हम यहां कर दे a बाई जी साइन 30 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो निकालना ही हमें, तो हमें लिख दिया हमने ये √3/2 cos 30 a बाई जी। देखिए अगर 9.8 लेते हैं जी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का से कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, और आपको नीट का एग्जाम देना है, बहुत सारा प्रेशर रहता है, 4-5 क्वेश्चन से सिलेक्शन छूट जाता है, 4-5 क्वेश्चन से आपका अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इसलिए हम एक रफली अंदाजा लेके हम आंसर निकाल के और उसी के क्लोज जो आंसर होगा उसको हम वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पे a जो है हमारा 10 साफ साफ लिखा है, हमें निगेटिव साइन से मतलब नहीं, और g भी रफली हम 10 ले रहे हैं, ओके। और ये इक्वल टू हो गया 1/2 अब प्लस म्यू √3/2 इक्वल। अब जरा देखिए वन स्टेप मोर, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सिलेक्शन कंफर्म कराते हैं। अब ये 1 कैंसिल हो गया, टेक 1/2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन। अच्छा ऐसे कर लीजिए, कॉमन की क्या जरूरत है, ठीक है। 10/10 1 एंड माइनस इस 1/2 को यहाँ पे लेके आ जाइए 1/2 एंड दैट इज म्यू √3/2। अब 1 माइनस 1/2 हमारा कितना होगा, दिस इज द 1/2 इक्वल टू म्यू √3/2। अगर इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम कट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कट कर दिया। 1 इज इक्वल टू म्यू √3। अब अगर 1/√3 लिख दें तो हमारे कितना हो जाएगा म्यू। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे करेंगे, ओके। यहाँ पे तो ये हो गया हमारा जैसे 1 1 और 1.732। एक और चीज है, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन में परेशानी है तो रेशनलाइज कर दीजिएगा, √3/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वही 1/√3 है, पता है ना आपको, एंड दैट इज द म्यू। फाइनली ये हो गया √3/3 इक्वल टू a 1.732/3 इक्वल टू a। अब जरा 3 का टेबल पढ़िए तो 3 का टेबल पढ़िए तो 3 6 18, 3 6 18 मतलब ये, और यहाँ पे अगर 18 होता, अगर 1.8 होता तो आपका वैल्यू आ जाता 0.6। अब ये 1.8 1.732 के बड़ी क्लोज है, तो a रफली 0.6, और अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो वेरी गुड, यहाँ पे है 0.6। तो ये पूरा एक डिटेल है
आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। ओके स्टूडेंट्स, सोचते होंगे कि मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूं, लेकिन मैं करूंगा कोशिश, क्योंकि मेरे भी ये हमारे एक साइड से आपका हेल्प है। ये मेरा दैट इज प्रोफेशन नहीं है, मैं आई एम बेसिकली टीचर एंड मैनी आई एम कोचिंग क्लासेस एवरीथिंग, लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके साथ पहुंचे और आपके सिलेक्शन में आपका मेरा कंट्रीब्यूशन हो। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में कम से कम 4-5 वीडियो तो डाल दूं, जो भी हो एक अच्छे से क्वेश्चन इस तरह का। अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जब पहले क्वेश्चन का काम हो गया तो पहले क्वेश्चन को मिटा देता हूं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये नॉट रिक्वायर्ड। अब ये क्वेश्चन है और डायग्राम इसका हम सबमिट किया गलती से, लेकिन डायग्राम बन भी जाएगा क्योंकि क्वेश्चन से भी डायग्राम क्लियर है। क्लियरली डायग्राम से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन से डायग्राम क्लियर हो रहा है, तो डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। अ ट्रॉली ऑफ मास 20 kg अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। तो बहुत ही आसान है। ये हमारा ये यहाँ पे देखो पुली बना दिया हमने, पुली हो गया। यहाँ पे एक बड़ा सा ये बॉडी है जो हमारा 20 kg की है, और यहां से ये हैंग हो रहा है एक बॉडी जो हमारा 4 kg है। 4 kg, 4 kg। तो डेफिनेटली ये टेंशन होगा और ये टेंशन होगा। कोई भी बॉडी हैंग करती है, अगर ऊपर जा रही हो बॉडी और नीचे जा रही हो, टेंशन हमेशा ऊपर होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, किसी भी चीज से हैंग कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, तब भी टेंशन ऊपर काम करेगा, लेकिन हमारा वेट ज्यादा है तो नीचे आएंगे। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तब भी टेंशन ऊपर काम करेगा, उस केस में टेंशन ज्यादा है और वेट कम है। इस केस में ये बताया गया कि बॉडी हमारी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए से आ रही है, तो डेफिनेटली हमारा टेंशन जो है इस 20 kg से बड़ा होगा। अब एक और चीज है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये जो 4 kg है, 4 kg, इसका वेट कितना हो जाएगा? 4 × 10, मतलब इसका वेट 40 नीचे की तरफ काम कर रहा है। अपोज कौन कर रहा है? टेंशन। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसको देखेंगे, इस पोर्शन को, फॉरगेट इट। तो ये जो 40 नीचे की तरफ काम कर रहा है वेट, टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, लेकिन टेंशन छोटा है और हमारा वेट ज्यादा है, तो बॉडी नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ कोई भी बॉडी आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन जरूर होगा। ठीक है, जहां पे फोर्स 0 होता है वहां एक्सेलरेशन नहीं होता है। अगर फोर्स नॉन जीरो है तो देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। कभी भी फोर्स हो और यूनिफॉर्म मोशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो 40 - t = मास। अब किसमें ये इसकी बात करें ना, 4 kg की, तो 40 क्या है? फोर्स है। टेंशन क्या है? फोर्स है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है? फोर्स का डिफरेंस फोर्स। इसलिए 40 - t = फोर्स ऑन 4 kg, ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4a हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इस टेंशन को, ये टेंशन अकेले खींचना है, इसको अकेले देखो, टेंशन थक 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 खींच चले जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स है। क्योंकि सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस नहीं है। ये पुली तो फ्रिक्शनलेस है बेटा, लेकिन सरफेस जो है हमारा फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको भी माइनस करेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, होता है म्यू आर, मतलब म्यू एम जी। तो इस केस में अगर हम म्यू एम जी की बात करें, इसलिए कि टेंशन को अपोज करने वाला हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा कोई भी फोर्स नहीं है। इसके पीछे कोई भी बॉडी अटैच नहीं है, फ्री है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एफ इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है, तो दैट इज द म्यू एम जी। म्यू दिया हुआ है 0.02 एम 20 kg का है, जी 10 है, एंड दैट इज, और इसका जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, इसमें सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहां भी ये है तो यहां भी है। लेकिन
फोर्स डिफरेंस होगा। याद रखिएगा, एक ट्रेन अगर चल रही है उसमें हर तरह के डब्बे, एसी डब्बा है, जनरल में भीड़ ज्यादा है, एसी में जो है कम है, तो एसी का फोर्स जो मूव कर रहा है तो एसी का फोर्स ज्यादा होगा। इंजन है भी, इंजन का फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। एसी डब्बा का फोर्स कम होगा, उसमें थोड़े कम लोग बैठे रहते हैं, बहुत फैल फैल के आराम से, लग्जरियस लाइफ वाले। लेकिन एक और चीज है, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर नहीं होगा तो पीछे का डब्बा आगे, आगे का डब्बा पीछे, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन सेम होगा, एक सिस्टम में हो, लेकिन हर बॉडी का फोर्स, हर डब्बे का फोर्स अलग होगा। इस केस में इसका फोर्स अलग होगा। और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां लिखेंगे हम 20 इक्वेशन 2। अब जरा देखिए, ये टी और टी कैंसिल, तो 40 और ये माइनस हो जाएगा। जब इससे हम सोल्व करेंगे तो दैट विल बिकम 4 2 to the 4 एंड दैट इज, ये दोनों ऐड होगा तो 24a 36 इक्वल टू 24a एंड a इज इक्वल टू 36 अपॉन 24, 4 9 36 4 6 24, दैट इज 4 9 36 4 6 24, 3/2 एंड दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होप ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया होगा। और जो भी हमारा वीडियो आएगा मैकेनिक्स के नाम पे आएगा, जो हम वर्क पावर, एनर्जी एंड जितने भी चीजें होंगे, कहीं से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। होप कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ हफ्ते में 4-5 वीडियो बनाता रहूं। हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स।